तो दोस्तों, एज यू गाइस, दिस इज कॉमेडियन विपुल गोयल हियर और मैं आईआईटी बॉम्बे पास आउट हूं। तो यार मुझे रोज ये सवाल आता है कि विपुल भैया आईआईटी जेई कैसे क्रैक करनी है। तो यार अब मैं 2008 में पास आउट हुआ था, तो 12 साल हो गए। तो मुझे अब इतना तो याद नहीं कि मैंने कैसे तैयारी करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना सीधे उन टीचर्स को ही लाया जाए जो आईआईटी जेई के लिए पढ़ा रहे हैं। सो वेलकम टू द कॉन्वर्जेशन आशीष सर। ये आईआईटी जेई के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं, आईआईटी बॉम्बे से खुद पढ़ चुके हैं। विपुल सर मेरे नाम के ही हैं, ये भी आईआईटी जेई के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये खुद आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं। अमित अग्रवाल सर, ये आईआईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं। आशुतोष गौतम सर, ये आईआईटी जेई के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिमांशु जैन सर, आप आईआईटी जेई के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। नितेश जाकर सर आईआईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं। आशीष सर एंड विपुल सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, हाउ टू क्रैक आईआईटी जेई, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आप क्या एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स को? मतलब आई थिंक पहले विपुल सर। हाँ, पहले प्रेफरेंस। हाँ देखो, हम लोग को पूरे क्लासरूम और आईआईटी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पीछे प्रायोरिटी मिली है। तो आज हम तो आज हम लोग रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे आशीष सर, तो आप थोड़ा शांत। तो विपुल सर, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड और जनरली आईटी रिलेटेड क्या एडवाइस? केमिस्ट्री तो ठीक है, एक सबसेट है मेरे हिसाब से। एक कॉमन क्वेश्चन ये जो आप बोल रहे हो कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे बच्चे में एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे किसी बच्चे में से रेज नहीं निकल रही होती कि देख के बता सकते हो कि अरे आईआईटी से लगा है। बेसिकली एक एटीट्यूड वाली बात होती है और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए। मतलब अगर मुझसे आप पूछोगे तो अगर एक बच्चा सुबह 4 बजे उठ के रोज ब्रश कर सकता है 4 से 4:05 तक, ये अगर कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करके रख सकता है तो उसमें एक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड डेवलप करने की क्षमता है। और 10 तक के मार्क्स के ऊपर बेसिस पे डिसीजन जो पेरेंट्स लेते हैं, मतलब मैं उनसे कहूंगा कि ना इस पे मतलब कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही कोरिलेशन नहीं होता। इट्स अ न्यू बॉल गेम, सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट हार्डवर्क एटीट्यूड, एंड देन आई थिंक एप्टीट्यूड अपना बिल्ड हो ही जाता है। देखो, जो आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, ये मैं पर्सनल बताना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हुआ था तो मेरी 4203 रैंक आई थी, बहुत पीछे आई थी। तो वो बंसल क्लासेस में उसमें वो मीट थी, तो हम गए, तो मैं टीचर से पूछ रहा था, सर मुझे कौन सी आईआईटी मिलेगी इसमें? तो उन्होंने मुझे हंस के ये बोला कि बेटा, इस रैंक में आपको रिपीटर्स बैच का X1 बैच मिलेगा। तो वो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि मैं जब 11वीं 12वीं में वहां था तो मैं बिल्कुल भी, वो था ना 10 दिन में एक बार पढ़ लिया, वैसे था वो जो रोज का जो डिसिप्लिन होता है। और जो मेरा ड्रॉप ईयर था वहां पे मैंने यही फॉलो किया था कि आज जो मुझे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिली है, आज क्या जाके मैं कर लेता था। तो 1 बजे अपने लेक्चर खत्म हो जाते थे, 5-6 बजे तक मेरा ये सब काम, तो फिर मैं इवनिंग एंजॉय भी कर पाता था, म्यूजिक सुनता था, ये वो। तो ये जो आप बात कर रहे हो डिसिप्लिन और हार्डवर्क के, रोज का रोज करना है। आशीष सर, आप बताइए। हाँ नहीं सर, मैं एक्चुअली अपनी इसमें स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। जब मैं 10th में था तो आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब जो था वो था। एंड आई हैड माय बेस्ट फ्रेंड जो कि हमेशा मतलब 15 के बाद रैंक आती थी उसकी, 20 के आसपास। तो मैं हर एग्जाम के बाद उसको बोलता था, कोई नहीं भाई, अगली बार यू विल डू वेल। तो 10th के बाद हम दोनों जब 11th में गए तो अगेन जैसे आपने बताया आपको, मतलब जब 10th के बाद अच्छा करते हो तो ठीक है, अच्छा बैच मिल गया था स्टार्ट में। और मेरा जो फ्रेंड था वो भी मेरे साथ कोटा गया था, तो ही वाज इन द 4th बैच। तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहेगा और इजीली हो ही जाएगा क्रैक जेई मेरा। तो जब पहला टेस्ट हुआ सर, तो पहले टेस्ट में मेरी रैंक आई थी 200 और जो मेरा दोस्त है उसकी रैंक आई 50। तो और उसने फिर मुझे बोला कि कोई नहीं भाई, अगली बार देख लेना, कोई नहीं, होता रहता है। तो सर कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि मतलब इज इट रियली जिसके 10th में हमेशा अच्छे मार्क्स आए या जो अच्छा करता है वही हमेशा आगे भी अच्छा करेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं वर्क करता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपका जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने कोटा में एक चीज रियलाइज की थी टीचिंग में, कि जैसे कई टीचर्स जो होते हैं, वो खुद पढ़ा रहे होते हैं टॉपर्स को इम्प्रेस करने के लिए, कि देखो मैं कितना लर्नर्ड हूँ, और टॉपर भी, हाँ सर आप बहुत अच्छे हो। और जो पीछे के जो बैक बेंचर्स रहते हैं वो बेचारे रह जाते हैं कि यार, अरे बट हमें तो समझ ही नहीं आया, आप अगली प्रॉब्लम पे चले गए। तो मैंने कोटा, नॉर्मली जो टीचर्स, एक अच्छे टीचर में मैंने देखा है कि ही ऑलवेज टीचर्स टू द बैक बेंचर्स, के एलसीएम ऑफ द क्लास, जो एक लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, अगर उसको चीज समझ में आ रही तो बाकी लोगों को समझ आ जाएगी। तो उससे ना सर बहुत इंक्लूसिव फील होता था। जैसे मैं पहले टॉपर था 10th तक, लेकिन जब मैं जेई की कोचिंग करने आया तो वहां पे सभी टॉपर्स थे, तो वहां पे मैं बैक बेंचर, असली औकात मुझे वहां पता चली अपनी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार। तो ये जो टीचिंग वाला मैंने एफर्ट देखा है कि लोगों का ये कि यार फ्रंट बेंचर की तो रैंक आनी ही आनी है, इनकी रैंक +- 100 ही होगी, ये वैसे इतने होशियार है, इनको थोड़ा सा गाइडेंस ही चाहिए। लेकिन जो पीछे वाले, दे कैन गेट मी द रैंक्स, कि अगर उनको ढंग से थोड़ा सा अटेंशन दिया,
तो उसमें सर आप कैसे? देखो पीछे वाले बच्चे संभालना जो है वो थोड़ा मुश्किल ही होता है, बैक बेंचर्स, मगर हम इसको ऐसे काउंटर करते हैं कि देखो भाई पीछे वालों जो भी मस्ती कर रहे हो, तुम लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन भी पीछे वाले रहे हैं जीवन में, इसलिए तुम लोगों पर विशेष नजर रहेगी। तो ऐसे करके किसी न तरीके से कम्युनिकेशन करके रखना पड़ता है, वरना अगर उनको ये लग गया ना कि यार ये आगे आगे वालों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे हैं फिर तो पीछे मस्ती करेंगे, तो उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और मैं एक बात और बोल दूं कि एक अच्छे टीचर के लिए एक अच्छा छात्र होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक अच्छा टीचर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास एक अच्छा पूल ऑफ स्टूडेंट्स है, और एक अच्छा छात्र आगे इसलिए तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास टीचर अच्छा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं क्लास में भी यही बोलता हूँ कि एक सरशद सैलानी की बहुत शानदार जो है वो 2 लाइनें हैं जो कि बॉर्डर मूवी में भी आई है कि चमन में इख्तलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं बात इसको अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो एक उम्दा छात्र ही टीचर को पात्र बनाता है। अरे यही वही बात हो गई सर कि टीचर एक लेवल तक आपको दे सकता है, उसके बाद में स्टूडेंट्स को उसको खुद का एफर्ट भी डालना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। अमित सर आप इस पे क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि जब हम एक क्लासरूम में क्लास लेते हैं तो उसमें हर प्रकार का बच्चा बैठा है जो टॉपर है। कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे होते हैं टॉपर जो टीचर का टेस्ट लेते हैं कि यार इसको आता है या नहीं, है ना, ये टीचर का टेस्ट भी होता है साइमल्टेनियसली। अब आप सोचिए मुझे पढ़ाते हुए अपना टेस्ट भी देना है और एक जो बैक बेंचर है उसे भी संभाल के रखना है, तो हमें अपने तर्कश में हर तरह के तीर रखने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल हमारे पास रहते हैं जो मैंने टॉपर्स को दे दिए, हाँ भैया अभी तू बैठ के कर, तब तक मैं बाकी क्लास को संभालता हूँ। मतलब वो मुझे पता होता है कि वो टॉपर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, और कर देता है तो वेरी गुड, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मेरा स्टूडेंट मुझे करके दिखा रहा है, गलत प्रूफ कर रहा है कि यस गुड। तो एक टीचर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो मीनवाइल वी कैन टैकल ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सर मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि हम छोटे शहरों पे फोकस करते हैं कि जैसे एक छोटे शहर का जो बच्चा है जिसके पापा आज तक शायद बाहर नहीं निकले, उनका ये है कि ये भी शायद दुकान पे ही बैठेगा, है ना, बच्चे को लेके। तो एक छोटे शहर के बच्चों को आप कैसे वो आईआईटी की एक पिक्चर पेंट करते हो कि यार तुम ये करोगे तो ये आपकी लाइफ में क्या चेंज लाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है विपुल सर, और बहुत 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 ही ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे छोटे शहर के बच्चे आपके इस क्वेश्चन से। रियली हर बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर मैं आईआईटी क्यों करूं, मेरे पापा कह रहे हैं बेटा आईआईटी कर ले, उन्हें भी नहीं पता क्यों करूं। तो इससे जुड़े हुए मेरे 2-3 इंसिडेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे बच्चे आते हैं क्लास में, जब फर्स्ट क्लास में आते हैं और मैं पूछता हूँ कि बेटा तुम्हें आईआईटी क्यों करनी है, तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के जवाब होते हैं। कोई बोलता है सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है सर मुझे गेम बनाने हैं नए नए तरह के, कुछ बच्चों के वो ट्रेडिशनल जवाब होते हैं कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। 2-3 साल पहले एक बच्चा आया, उसने जवाब दिया कि सर मुझे पैसा कमाना है। ये सबसे ऑनेस्ट जवाब है। मैंने कहा बेटा ठीक है पैसा कमाना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आईआईटी से क्या कनेक्शन? तो सर मेरे भैया ने ऐसा बताया, मेरे भैया खुद आईआईटी ने, मेरे भैया ने ऐसा मुझे बताया है कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है आईआईटी क्रैक कर लो। क्योंकि मैं क्रिकेटर बनने को कहूंगा तो बहुत मुश्किल है, पूरी इंडिया में सिर्फ 11 प्लेयर हैं। मैं हीरो बनने को कहूंगा तो वहां भी बहुत दिक्कतें हैं, घर वाले वैसे भी मना करेंगे। तो पढ़ाई के जरिए अगर मुझे पैसा कमाना है तो सर आईआईटी क्रैक करना मेरे हिसाब से बहुत ही आसान रास्ता है और अच्छा रास्ता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे आईआईटीएंस अपनी फैमिली में देखे हैं और अपने फ्रेंड्स के बड़े ब्रदर्स भी देखे हैं आईआईटी में जाते हुए। 2 साल मेहनत करते हैं, फिर 3-4 साल वो कुछ नया एक्सपोजर लेते हैं बड़े बड़े शहर में जाके, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में जाके, और फिर बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी लाइफ होती है। इसलिए सर मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ। फिर उसने मेरे से 1-2 बातें और पूछी कि सर आप आईआईटी में गए, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने आईआईटी से पास आउट होने के बाद डायरेक्टली पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं फॉरेन में गया था 2-3 साल के लिए, जॉब की मैंने वहां पे। ओके। तो वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मेरा, जो मैं बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ कि देखो अगर तुम आईआईटी से पास आउट हो गए तो यू कैन हैव दिस फीलिंग। वो फीलिंग क्या थी? पहली बार जब मैं कोरिया गया, आई वॉज इन सैमसंग इंजीनियरिंग, तो 2nd या 3rd डे की बात है, लंच टाइम में, मतलब लंच टाइम में सब लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं खाना खाने के बाद, या कुछ लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। मैं अपनी चेयर पे बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ खाना खाने के बाद, लाइट्स ऑफ है वहां पे, रूल है कि लाइट्स ऑफ करेंगे किसी को सोना हो तो, और मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी चेयर के, मेरी जो भी मेरा क्यूबिकल है उसके आसपास 3-4 कोरियंस घूम रहे हैं और आपस में मेरे को देख रहे हैं और आपस में कुछ कोरियन में बातें कर रहे हैं बार बार।
तो मेरे को बड़ा अजीब भी लग रहा है और बड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो नहीं थे ना, नॉर्थ कोरिया में फिर तो आप वापस नहीं आ पाते। मैं आज फिर यहाँ बैठा नहीं होता, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा होता। तो जब लंच टाइम खत्म हुआ और मेरे बाजू वाली सीट वाला जो कोरियन, मतलब दैट फेलो व्हेन ही केम बैक टू सीट, मैंने उससे पूछा कि यार क्या तुमने देखा कि मेरी सीट के आसपास 3 यंग कोरियंस घूम रहे थे और मुझे पॉइंट करके कुछ बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? मुझे बड़ा अनईजी फील हुआ। देन ही सेड टू मी कि ये एक्चुअली फ्रेशर्स हैं जिन्होंने सैमसंग इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली ज्वाइन की है। उन्होंने ये सुना कि दिल्ली ऑफिस से कोई आईआईटीएन आया है हेड ऑफिस में काम करने के लिए, और ये उसको देखने आए थे। इन्होंने कभी आईआईटीएन देखा नहीं है। अरे सेलिब्रिटी। आई वाज सो सरप्राइज। मैंने कहा यार आप लोग भी आईटी के बारे में जानते हो? बोले यार हम लोग तो बिल्कुल जानते हैं, और कभी अगर मैं दिल्ली ऑफिस में काम करने आऊंगा तो प्रॉमिस करो आप मुझे आईआईटी दिल्ली जरूर घुमाओगे। रियली दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। आजकल मुझे लगता है कि एज अ टीचर, आप टीचर तो हो ही, प्लस यू आर आल्सो पब्लिक स्पीकर, तो आपको थोड़ा सा फन एलिमेंट भी, या थोड़ा सा हाउ टू, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर आप करते हो सर? ऐसे मस्ती क्लास में फिजिक्स पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे मेरा सब्जेक्ट इज द बेस्ट सब्जेक्ट, मतलब आई फील दैट फिजिक्स से अच्छा कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो फिजिक्स ऐसी चीज है जो सिर्फ पढ़ने के लिए भी पढ़ा जा सकता है। मतलब मैं एग्जाम के क्रैक करने के आपके केमिस्ट्री पे क्या रहे हैं विपुल सर के सामने बताया जाए? अरे वो अच्छे नहीं रहे होंगे केमिस्ट्री वाले। आप तो मेरी क्लास अटेंड करो आशीष सर, सही हो जाएगा। अगर सर मेरी केमिस्ट्री में 50% मार्क्स बढ़ जाते जितना है एक्चुअली, तो मैं टॉप 10 रैंक आ जाती मेरी जेई में। मतलब इतनी बुरी थी मेरी केमिस्ट्री कि उसमें मार्क्स ही नहीं आते थे। मैंने कहा ना विपुल सर आपको क्योंकि और बस किसी तरह ये था कि नहीं भाई जेई क्लियर करना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टडी केमिस्ट्री। तो अदरवाइज यू नो इवन इन आईआईटी जो अपना CH 101 था उसमें भी छग्गी लगी थी, है ना, किसी तरह फिजिक्स और मैथ्स और उसमें करके ऑब्वियसली ग्रेड्स हैड टू डिपेंड ऑन फिजिक्स एंड मैथ्स। आशीष सर, मुझे लगता है आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं अगर उस समय अमेज़न एकेडमी पे विपुल मेहता के आपने क्लासेस लिए होते। मेरे भी फिजिक्स में अच्छे आते हैं अगर आशीष सर के से पढ़ ले। जो टीचर है, जो आपका मेंटर है, उसकी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो दिखती है कि he has to himself be very motivated। मतलब सपोज अगर मैं ही नॉन मोटिवेटेड वे में पढ़ाऊंगा तो वो बच्चे के लिए मतलब बिल्कुल ही यूजलेस है फिर। मतलब इट्स समथिंग व्हिच ही वोंट इवन थिंक ऑफ यू नो गोइंग थ्रू इट अगेन एंड अगेन। तो दैट वे आई ट्राई टू इनकलकेट दैट काइंड ऑफ सेंस कि यार इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट को समझने के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम में क्या आ रहा है वो सब तो आएगा ही, बट इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट को एंजॉय करो, उसको सीखने की कोशिश करो। और उसके लिए फिर हम जो डे टू डे लाइफ में होता है सर, एग्जांपल्स भी लेता हूं, तो मैं मूवीज के बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करता हूं। बताइए सर, फिजिक्स कौन मूवीज बताइए। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो लास्ट सीन है, दैट इज द मोस्ट एपिक सीन, जिसमें सिमरन जो है वो भागती है और यू नो शाहरुख खान जो कि राज है उसका हाथ पकड़ती है। तो दैट टाइम जो ट्रेन के मोशन के साथ सिमरन का मोशन होता है, दैट इज द यू नो सेंस दैट आई टेक टू एक्सप्लेन रिलेटिव मोशन। तो बहुत अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाता है, एंजॉय भी करता है वो उस चीज को। और बताओ ना सर, मैं सुनना चाहता हूँ। वो बताओ ना। मेरा ये सेंस रहता है कि अगर सिमरन भाग रही है और ट्रेन भी छुक छुक करके चल रही है, तो क्या वो सीन रहेगा कि अगर सिमरन की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड के बराबर ही हो, तो क्या सिमरन कभी राज तक पहुंच पाएगी? तो हर बच्चा उसको इमेजिन कर पाता है और बोल देता है कि ऐसा कैसे पहुंच पाएगी, अगर ट्रेन भी उसी स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से सिमरन चल रही है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी सिमरन। और फिर मैं अपोजिट केस भी लेता हूँ। या मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिमरन के आगे V1 वेलोसिटी लगेगा। और इस चीज का मजा भी है। मतलब ये हर तरह से बहुत ही यू नो मोटिवेट करता है बच्चे को। तो दैट वे इतना इजी हो जाता है एक टीचर के लिए भी, और क्लास इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, हर बच्चा सोचने लगता है। इनफैक्ट वो ये सोचने लगता है कि यार मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मतलब इज इट समथिंग विच इज रिलेटेड टू माई स्टडीज, एंड इफ ही फाइंड्स दैट यस ये सब्जेक्ट ही है आपका बच्चों। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब जैसे आज एक टीचर है, जैसे हमारे टाइम टीचर थे तो एज ए स्टूडेंट मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं आया था। लेकिन आज स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये है वो है, और प्लस आप उस स्टूडेंट के अटेंशन लेना चाह रहे हो जो यहाँ पे भी डाइवर्ट हो सकता है। तो एज ए टीचर हाउ डू यू कीप दैट एंटरटेनिंग के यार पूरा फोकस मेरे पे रहे? लाइक क्या ट्रिक्स? हिमांशु सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री में जैसे क्या एंटरटेनिंग एज ए टीचर आप ट्रिक्स यूज करते हैं? ट्रिक्स तो बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है केमिस्ट्री में, क्योंकि एक तो मैंने बताया कि काफी बदनाम सब्जेक्ट है ये। तो हम उसको कैसे इंटरेस्टिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ाना,
तो उसमें जैसे H2SO4 है और उसका काम है कहीं से भी पानी को रिमूव करना, वाटर हटाना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बच्चों को मूवी से रिलेट कराता हूँ कि एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की बॉस, उससे रिलेट कर। उसमें उसका फेवरेट डायलॉग था, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकाल। तो H2SO4 इज अक्षय कुमार, बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलता। बॉन्डिंग भी मैं इसी तरीके से कुछ मिक्स करके पढ़ाता हूँ, जैसे कि लेट से कि एक मेटल ए है, ये लड़का है, वो किसी के साथ बॉन्डिंग करने जा रहा है, दैट इज एक्स। एक्स जनरली केमिस्ट्री में हेलोजेंस को बोलते हैं। और बी एक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो बंदा ज्यादा पॉजिटिव है, IIT क्रैक मारेगा। तो टाइम आने पे ए को डिस्प्लेस करके एक्स लेके निकल लेगा, तब सिर्फ ए के लिए वो एक्स रह गई और उसकी एक्स बी के साथ निकल गई। तो उससे अच्छा है रगड़ो अपने आप को, सिल्वर बन जाओ और फिर उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सेटल हो जाओ। ये इस तरीके से पूरा मूवी के साथ रिलेट करके उनको पढ़ाना है। जैसे नितेश सर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाते हैं, ये लव ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं इस तरह, लव ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में डाल के। और एक्चुअली बच्चे कनेक्ट भी कर पाते हैं उससे, बच्चों को याद भी हो जाता है उससे। भी आजकल ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, जैसे Amazon अकेडमी में भी आप ऑनलाइन लर्निंग करा रहे हो, तो ऑनलाइन लर्निंग या टीचिंग का मुझे ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे टीचर्स को भी अपना गेम अप करना पड़ता है। टीचर ब्लफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो यूट्यूब पे गई और आपने कुछ गलत वलत पढ़ाया, तो हर कोई कमेंट्स में, यूट्यूब कमेंट्स में आपका गेम एक्सपोज हो जाएगा। नॉर्मल क्लासरूम में मैंने वही 200 लोगों को पढ़ाया, थोड़ा गलत भी पढ़ाया, बच्चे ने कुछ बोला, सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो पढ़ाया नहीं था ऐसा, तो आप वो, लेकिन यहाँ पे टीचर को भी पता है कि अब कुछ भी पढ़ाया उसका वीडियो गया है। तो आई थिंक ऑनलाइन टीचिंग का ये एक और वो है कि टीचर्स हैव आल्सो टू बी वेरी ए गेम पे रहना पड़ता है। आप क्या कहते हैं सर इस पे, ऑनलाइन टीचिंग और उसके बेनिफिट्स? बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन टीचिंग और उसके बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो जो छोटे तबकों से, छोटे शहरों से, या जो फाइनेंशियली बैकवर्ड थे, वो बच्चे जो कोटा नहीं आ पाते थे, अब ये एजुकेशन अगर हमको पूरे इंडिया में फैलानी है तो ये सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन। जो कि छोटे गांव शहरों से आते हैं, वो बच्चों को अब ये एजुकेशन आपको ऑनलाइन मिल सकती है। और जो आपको यहाँ आकर 4 लाख लगभग सालाना खर्च होता था, 4 से 5 लाख रुपए, रहना है, खाना है और बहुत सारे, अगर आप नहीं कर पाते हैं वो सब, ऑब्वियसली कोटा एक माहौल देता है आपको, मगर अगर बच्चा जो है वो सेल्फ ड्रिवन है, तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से, और यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपके पास कि एक तो आपके पास जो है वो क्लासेस हमेशा रहती हैं, डाउट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लासेस आपके पास हमेशा रहेगी आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस की। और टीचर आपको वो मिलने वाला है जो ब्लफ नहीं करेगा कभी भी, ये तय। और बेसिकली जो जैसे बोलते हैं ना, बड़ा डॉक्टर गांव क्यों जाएगा, उसके पास इतने काम है। तो जो ऑनलाइन टीचिंग से जो एक स्टार टीचर्स, यू कैन गेट एक्सेस टू दो स्टार टीचर्स। क्या आप, आज मैं एक छोटे से गांव में बैठा हूँ, वहां पे भी आप कोटा के टीचर्स तो इतने लोगों को ही पढ़ा सकते हैं, क्लासरूम की भी लिमिट है कि 200 लोग ही होंगे, उससे ज्यादा कितने रखोगे आप, है ना, क्योंकि और भी क्लासेस चलानी है कोचिंग में। यहाँ पे है कि एक 200 से ज्यादा लोग पढ़ा सकते हो। प्लस आई थिंक एक जो पर्सनल 1-on-1 कैमरा इंटरेक्शन होता है यहाँ पे, जैसे अमित सर के हर कोई फ्रंट बेंचर है ऑनलाइन टीचिंग में, जो भी स्टूडेंट है। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक लाइन में इसको कंक्लूड करूंगा विपुल, कि ऑनलाइन में हम Amazon अकेडमी पे वो सब कुछ लेके आ रहे हैं जो कोटा में मिलता है। बच्चा कुछ भी मिस नहीं करेगा। मैं कहूंगा कि जो उसे घर बैठे, जो उसे कोटा आके मिलता है, वो हम उसे घर बैठे देने जा रहे हैं। सेम एक्सपीरियंस टीचर्स, सेम जो भी हम यहाँ कोटा में अपने, जैसा मैंने अभी आपको बोला, हम R&D करते हैं और हम रिसर्च करते हैं, और हम जो भी DPPS वगैरह या मटेरियल, वो सब हम बच्चे को देने वाले हैं, और वो भी अगेन उसके घर बैठे। हमारे टाइम ये होता था कि लोग, अब कोटा या वो 3-4 जगह जाना पड़ता था कोचिंग के लिए, तो पहली बार एक लड़का, आप मानो वो 14 से 15 साल का होता है, घर से अलग हो रहा है, तो काफी एक इमोशनल वैक्यूम, वो आज तक कभी घर में अकेला रहा नहीं है, उसको अकेले अपनी जिंदगी वहां पे जीनी है, और इतने हाई कंपटीशन एरिया में। प्लस तो वो जो एक इमोशनल वैक्यूम होता था कि काफी लोग को तो मेस के फूड से एडजस्ट नहीं हो पाते थे। मतलब लोगों को ये होती थी कि यार तुअरी की सब्जी कौन खाएगा, मैं भिंडी की सब्जी खाता ही नहीं हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के होते थे, तो वो मेस फूड ही एडजस्ट नहीं कर पाते थे। तो काफी स्टूडेंट्स होते थे जो 6 महीने में भाग जाते थे घर के। वो जो पढ़ाई के अलावा जो चीजें एडजस्ट होनी थी, ऐसे सर केसेस हुए हैं कि मतलब बच्चे इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे, या पहली बार घर से अलग होते तो एक बुरी संगत के, कई लोग सिगरेट चालू कर देते थे, वो बिगड़ने का बहुत इजी होता है कि पहले तो वो कुछ। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है विपुल, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो आजकल पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। अब वो घर में माँ बाप दोनों के संगत में, मतलब कोऑर्डिनेशन में रहता है। जब वो बच्चा बाहर आता है तो उसे पता चलता है दुनिया तो ये है, अब उसके ऊपर क्या प्रेशर है, मुझे खाना भी अच्छा खाना है,
मेरे को सब कुछ चाहिए और पढ़ाई भी करनी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आप तो फिर भी 6 महीना बोल रहे हैं, 2 या 3 महीने में वो मतलब या तो मतलब घर नहीं या तो घर चले जाते हैं, या घर नहीं जा पाते तो यहाँ पे आके उनका आईआईटी का सपना वो सब अपनी चकनाचूर हो जाता है। उस केस में हमारे जैसे टीचर्स उन्हें मोटिवेट करते हैं, और मतलब उसे जो एक राइट पुश चाहिए वो भी हमारा टीचिंग के अलावा वो पुश देना भी हमारा काम है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं ना, अभी एक मूवी आई थी उसमें डायलॉग था कि 90 वाले को तो 100 पे कोई भी ला सकता है, 40 वाले को 90 पे लाके दिखाओ। तो वो यहाँ हम लोग करते हैं। बहुत सही। ये सर मैं पर्सनली आई बीन अ कोटा प्रोडक्ट एंड अ वेरी प्राउड कोटा प्रोडक्ट एंड आई हैव, मतलब मैं टीचर्स को भगवान ही मानता था। हाँ, एक बात और मुझे इसमें कहनी थी कि जैसे कोटा में बच्चे आते हैं ना, तो मैक्सिमम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या बात निकल के आती है कि सर इसके मार्क्स जो है वो आप भेज रहे हो और इसके मार्क्स जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, और ये तो हम पढ़ता भी रहता है, मैं फोन पे बात करती हूँ, माएँ आती थी अक्सर बेचारी परेशान होते हुए, तो मैं फोन पे बात करती हूँ तो ये कहता है मैं तो पढ़ रहा हूँ। और तो सब, अगर कोटा का कोई भी अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कोटा में अगर पेरेंट्स से बात कर रहा है तो एक ही बात कहता था, आप क्या कोटा आ सकते हो क्या इसके साथ रहने। हम यही सजेस्ट करते थे कि क्या माँ इस बच्चे के साथ रह सकती है कि अगले 6 महीने, तो चीजें जो है वो बदल जाएगी, इसको घर का खाना मिल जाएगा और आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो कि भाई जा रहा है आ रहा है कहाँ है, कम से कम हमसे मिल सकते हो। तो ये सारी बातें हम तब किया करते थे। अब जब ये चीज जब हम ही उनके घर पहुंच गए तो बाकी सब चीजें तो उसके पास है ही, तो जो तो उसे सजेशन हम यहाँ दिया करते थे अब वो उसके पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा अगर ऑनलाइन अमेजोन के थ्रू बच्चा पढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है कि आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी है और पेरेंट्स में भी वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा बच्चा बिगड़ नहीं रहा है, इसको सब चीजें मिल रही है, तो अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे हर स्टूडेंट को होता है कि मैं क्लासरूम में डाउट पूछूंगा तो सबको पता चल जाएगा ये बेवकूफ है, और लड़कों को फिर भी ठीक है, लड़कियों को भी पता चल जाएगा ये बेवकूफ है, तो हम लोग डाउट ही नहीं पूछते थे वो डर से। तो ऑनलाइन टीचिंग में वहां पे शायद वो वाला डर नहीं है अब के आप, मतलब यहाँ तो बहुत ही शानदार है। हमारे पास 2 टीचर और हैं जो कि प्रीवियस डाउट्स अगर आपको हैं जो कि इस लेक्चर से नहीं है, आप प्री रिक्विजिट है फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो हमारे पास 2 सेकेंडरी टीचर्स हैं जो हेल्प करने वाले हैं। मतलब सारी डाउट चैट जो है वो लोग हैंडल करेंगे, हम लोग भी देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक्चुअली 3 टीचर हैं जो आपको उस लेक्चर में हेल्प कर रहे होंगे। एक एज अ प्राइमरी टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 सेकेंडरी टीचर जो है आपके डाउट हैंडल कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, मगर अगर डाउट बहुत बड़ा है प्री रिक्विजिट में से है तो ऑब्वियसली वो टीचर्स मदद कर रहे होंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट क्लास बनती है। आपका बिल्कुल सही डाउट था यार, बहुत सारे सीन होते हैं कि मैंने पूछा और पता चला कि यार ये पिछली क्लास में था और टीचर जो है वो बढ़िया वाला फिर रोस्ट कर देता है। तो वो रोस्टिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन में आप जो है रोस्ट नहीं होगे कभी भी, ये तय है। तो ऑनलाइन में आप बेहिचक बेझिझक डाउट्स पूछ सकते हो, आपको वो शेम उस एज में बिल्कुल बेशर्म होके डाउट पूछ सकते हो, और नाम भी पता नहीं चलेगा, आप यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो। आईटी जेई एक तो मैं ये बोलता हूँ लोगों को, जो आप बोल रहे हो कि आप 2 साल पैशन परस्यू करो, कुछ भी नहीं हो तो भी वापस जॉब लग जाएगी क्योंकि डिग्री है। और जब स्ट्रगल कर रहे हो तब भी मुझे फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए मैंने आईटी के लिए पढ़ा लिया, क्योंकि वो तो मैंने पढ़ा हुआ ही है, वही बच्चों को जाके पढ़ा दिया, तो उससे भी मेरा सस्टेन हो गया। हाँ। तो ये सही बात है कि एक बार आईटी जेई निकाल लोगे तो आप भूखे नहीं मरोगे, आपकी लाइफ सेट है, भूखे नहीं मरोगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं आईआईटी जेईई निकालने की, कि आपको फ्रीडम मिलती है। और जो आदमी कहता नहीं कि यार मुझे कोई कुछ कहे ना, मैं अपनी मन मर्जी की करूं, वो फ्रीडम आपको आईआईटी में जाते ही मिल जाती है। उसके बाद आपको पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे अमोल पाराशर को अगर आप जानते होंगे शायद। हाँ, अमोल पाराशर हाँ, एक्टर है, टीवीएफ ट्रिपलिंग उसका बहुत फेमस है। हाँ, वो मेरा बैचमेट है आईआईटी दिल्ली का। अरे सही। तो उसका एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों को कि यार देखो, ये इसको तुम देख रहे हो, ये एक्टिंग कर रहा है, ये मेरे साथ आईआईटी में पढ़ा है और पास आउट होने के बाद 4-6 महीने नौकरी भी करी है, फिर एक्टिंग में घुसा है। तो अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि जब इसने आईआईटी में जाने से पहले अगर अपने पेरेंट्स से बोलता कि पापा मुझे हीरो बनना है, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स? तो सारे बच्चे बोलते हैं हाँ सर, पापा डांटते या मना करते। अब उसने आईआईटी क्रैक कर लिया, पास आउट भी हो गया, 6 महीने जॉब भी करके दिखा दी कि देखो पापा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम केपेबल। अब बोलो मुझे एक्टिंग करनी है, करने दोगे क्या? हाँ बेटा तेरी जो मर्जी कर। तो ये फ्रीडम बहुत मिलती है आईआईटी पास आउट होने की। पापा को भी लगता है ना मैं इसको कैसे मना करूं, इसने आईआईटी किया और मैं खुद बीकॉम करके बैठा हूँ। तो पापा का भी नेगोशिएटिंग पावर कम हो जाता है। अब तो उसके पापा खुद चितवन बोलते होंगे उसको। जैसे मेरे साथ ये था सर 3 साल पहले, अब मैं जब स्ट्रगल कर रहा था ना तो मैं कॉमेडियन था, अब कुछ काम नहीं मिलता था शुरू में, तो पापा सबको ये मैं कॉमेडियन था, अब क्या है मतलब? नहीं मतलब
मतलब मैं कॉमेडियन था लेकिन इतना काम नहीं मिलता था, स्ट्रगलिंग है वही है ना। सॉरी 3 साल तो लगते हैं ब्रेक इवन करने में, कोई भी धंधा डालो तो, भले आप चुटकुलों की दुकान भी डाल रहे हो, है ना। तब पापा को बड़ी शर्म आती थी, पापा सबको ये बोलते थे कि नहीं ये इवेंट्स में, ये नहीं बताते थे कॉमेडियन है, क्योंकि लोग पूछेंगे ना, अरे टीवी पे भी नहीं देखा, कहीं देखा नहीं, कौन सा कॉमेडियन है। तो अभी क्या होता है, अभी पापा, अब क्या, मैं जब जाता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि मैं इवेंट्स में, क्योंकि लोग पूछेंगे कॉमेडियन हो, अच्छा जोक सुनाओ विपुल भी, आपको करके दिखाओ। तो अब मैं झूठ बोलता हूँ कि मैं इवेंट्स में, और पापा बोलते नहीं ये कॉमेडियन है, इसके यूट्यूब पे वीडियोस है, जाके देखो। तो वो आप सही बोल रहे हो सर, एक आईआईटी से जो आपको लाइफ में एक नेगोशिएटिंग पावर मिलता है, कि जो लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट इफ यू वांट टू परस्यू समथिंग इन योर लाइफ, फर्स्ट डू इंजीनियरिंग एंड देन परस्यू इट। और अगर इंजीनियरिंग आईआईटी से है तो फिर तो कोई आपको कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एक वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, वो सही बात है सर। हिमांशु सर आप बताइए। हम हमेशा आईआईटीएंस बोलते हैं, उनको कभी इंजीनियर्स तो बोलते ही नहीं है। तो असल में दो चीजें हैं, आईआईटीएंस और इंजीनियर्स। तो आईआईटीएंस इंजीनियर से ऊपर की ही कैटेगरी है। सर आप मुझे बताइए कि पर्सनल आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, एक जो स्टूडेंट्स जो 12th में गया आईआईटी में, और कई बार हम लोग भी वापस आईआईटी करके टीचर से मिलने जाते हैं कि चलो मिल लेते हैं, तो सर वो आपने उसको एक 12th में देखा है और अब आपने उसको आईआईटी के बाद देखा है, तो आपको वो क्या डिफरेंस दिखता है उस बंदे में कि 4 साल में ये वहां रह के आया, पढ़ के आया, एज अ आप क्या फील करते हो? वो ड्रास्टिक चेंज होता है, मतलब वो उस लेवल पे अब पहुंच चुका है कि वो मुझे कुछ नई चीजें सिखा सकता है। तो इतना इंप्रूवमेंट उनमें 4 साल के अंदर आ जाता है। और एक और चीज इसमें क्लियर करेंगे, एक ये रहता है कि आगे चल के भी मेहनत करनी है, लेकिन आईआईटी में जाने से ये फायदा हो जाता है, मेहनत तुमको कम करनी है। किसी और कॉलेज में जाओगे तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक और बेनिफिट है, बच्चों में बहुत चेंज आता है। मेहनत तो लाइफ में करनी ही है। अब आप पहले डिसाइड कर लो कि 11वीं 12वीं में पहले ही कर लूं तो लाइफ इजी हो जाए, या अभी मस्ती कर ली तो फिर बाद में लाइफ टफ होगी। जैसे बोलते हैं ना कि जो पेमेंट आपको दोबारा किसी को चुकाना है, वो जल्दी चुका दोगे तो ब्याज कम लगेगा, लेट चुकाओगे तो ब्याज ज्यादा लगेगा। तो सेम ही अगर आपकी हिस्से की जो आपको मेहनत करनी है, अगर जल्दी कर लोगे तो कम मेहनत में काम चल जाएगा, लेट करोगे तो उस पर ब्याज चढ़ता जाएगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वही सेम चीज अचीव करने के लिए। दूसरा सर आप मुझे ये बताओ कि दैट व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू फाइंड कॉमन इन ऑल द स्टूडेंट्स हु क्रैक आईआईटी जेईई, व्हाट इज दैट वन कॉमन पैरामीटर या कॉमन पैरामीटर्स, कि वो क्या चीज होती है जो क्रैक कर पाते हैं स्टूडेंट्स? एक बुद्धिमान दोस्त। नहीं, मुझे एक चीज बड़ी मतलब अमेजिंग, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक हम्बलनेस जो होती है ना बच्चे में, जो सब्जेक्ट को लेके रिस्पेक्ट होता है, वो एक अमेजिंगली कॉमन थ्रेड है सभी बच्चों में जिनको मैंने देखा है जो जेईई क्रैक करते हैं। मतलब आई फाइंड वेरी वेरी शार्प किड्स, जो किड्स बचपन से ही बहुत शार्प होते हैं, बट अगर उनमें थोड़ी सी अलग तरीके की एरोगेंस होती है ना, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो आप, कि उनको सब कुछ आता है, उनको ऐसा फील होता है, तो कई बार वो एंड तक जाते जाते, बिकॉज इट्स लाइक अ मैराथन, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। आशीष सर ने भी, आई थिंक आशीष सर ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक काफी बार क्लास में बच्चे नंबर देने आते हैं टीचर को, ये नच वाली रहा है, ये टीचर अच्छा है, इसको निकालते हैं। पढ़ लो ना, मतलब जो भी है सामने में, हर टीचर का रिस्पेक्ट करो यार, उसको आपसे तो ज्यादा ही आता होगा। बच्चे क्या करते हैं आजकल, आधा समय तो उसी में निकाल देते हैं कि हम इस टीचर से नहीं, हम इस टीचर से पढ़ना चाहेंगे, वो आंदोलन निकल रहे हैं। तो मतलब वो टीचर को रेटिंग दे रहे हैं, जबकि टीचर का काम है आपको रेटिंग देना। वो बहुत कहीं ना कहीं ये अंदर की नेचर ही निकल जाती है फिर कहीं ना कहीं। मतलब व्हेन यू आर व्हेन वी वर किड्स, व्हेन आई सॉ माय साइंस टीचर इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे वो एब्सोल्युटली गॉड का नेक्स्ट फिगर लगते थे कि वो मुझे हम कुछ उनसे सीखना है, एंड दे आर द वंस हु आर इम्पार्टिंग एजुकेशन। सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट आई लुक फॉर इन अ किड। तो अगर मान लीजिए वो एवरेज भी रहा ना शुरुआत में, वो किड इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, उसकी जो हम्बलनेस है, उसकी जो ईगरनेस है, और उसका जो सच्चापन है ना नेचर में, वो उसको इतना आगे ले जाता है जो कि अनबिलीवेबल है मेरे लिए। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देख लिए हैं जो मतलब उनको शायद 10th के बाद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जेईई निकालेगा, बट जस्ट बिकॉज दे वर सो ट्रू टू देयर सब्जेक्ट्स, दे जस्ट गेव इट देयर बेस्ट, एंड वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं उस नेचर के बाद। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे भी रहना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई चीज सीखते हो तो वो चीज तो बहुत जरूरी है। जैसा आप लोगों ने बताया अलुमनाई का जो नेटवर्क है, तो एक आईआईटीएंस में जो ब्रदरहुड है, आज आप लोग भी देखो कि अगर आप जो स्टार्टअप में होते हैं तो आप फंडिंग के लिए अप्रोच करना होता है, तो काफी लोग सीनियर्स का नेटवर्क यूज करते हैं कि यार ओला वाले जो सीनियर है, ओला कैब्स वाले, उन्होंने फंडिंग उठाई हुई है तो उनसे मैं गाइडेंस ले लूं, सर मैं भी आईआईटी बॉम्बे से हूँ,
इस बैच का हूँ और एक सीनियर का कॉमन लिंक निकल आता है। तो आई थिंक वो जो एक, और दुनिया के हर कोने में फैले हुए यार। मैं तंजानिया में शो करने गया था, तंजानिया न्यू ईयर शो, वहां पे शो के बाद 2 बंदे आ रहे हैं कि मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो ये जो आपने बताया कि वाइड नेटवर्क जो है एक एस्ट्रीम्ड एलुमनाई का ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मुझे अभी याद है कि अभी जो हमारी पैन आईआईटी हुई है दिसंबर में, उसमें की नोट स्पीकर आप बताओ कौन थे? वर्ल्ड ओवर पैन आईआईटी मीट था, आप गेस करो उसमें की नोट स्पीकर कौन थे? लास्ट सेशन किसका था? आप तो नहीं थे ना? अरे नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ यार। लास्ट सेशन था मोदी जी का। ओ, तो आज इंडियन गवर्नमेंट में एक आईआईटी के पैन आईआईटी मीट की वो वैल्यू है कि आज मोदी जी आए थे पैन आईआईटी के, वो की नोट स्पीकर थे। नहीं, आईआईटीएंस जो ब्रदरहुड है वो तो फॉर श्योर रहता ही है, मतलब इनफैक्ट इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, जो कि ऑब्जर्व किया है, तो जहाँ कहीं भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इफ यू वांट सम काइंड ऑफ गाइडेंस या हेल्प, तो आईआईटीएंस जो है वो डेफिनेटली, यू नो, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट गिव माय एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन नागपुर, तो मैं जिन स्कूल में पढ़ाता था उनके जो चांसलर थे वो आईआईटीएन थे। तो मुझे पता भी नहीं था, वो मुझे पता चल गया कि वो आईआईटीएन है, इनफैक्ट आईआईटी बॉम्बे के हैं और सुपर सीनियर, यू नो 90 के आसपास के पास आउट। सो ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हिज ओन किड। सो दैट वे, यू नो, जो बॉन्डिंग बनती है वो बहुत ही ऑसम होती है और काफी ज्यादा, मतलब यू नो, इट हेल्प्स समटाइम्स व्हेन यू आर इन सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ी सी, यू नो, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा आपको, यू नो, द फैक्ट इज कि अब आईआईटीज बढ़ रहे हैं और वो नेटवर्क का बढ़ना ही है। मतलब आईआईटी बॉम्बे तो बहुत पुराना आईआईटी है, इनफैक्ट जो नए आईआईटी हैं वो भी अब इतने सारे हो गए हैं कि उसका जो चैनल बनेगा, जो एलुमनाई नेटवर्क बनेगा, दैट विल बी सो ह्यूज इन द कमिंग ईयर्स कि आप कहीं पे भी हो तो आपके पास एक जरूर एक नेटवर्किंग रहेगी जहाँ पे आप उसको यूज करके यू नो यू कैन डू वेल इन लाइफ इवन इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरा एक स्टूडेंट है जो आईआईटी के बाद हार्वर्ड गया था, तो उसका जो प्रोफेसर था वहां पे, वो इंट्रोड्यूस करता है कि डियर क्लास, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे, वी हैव समवन फ्रॉम आईआईटी इन आवर क्लास। तो एक आईआईटी की ब्रांड वैल्यू विद इवन अ प्लेस लाइक हार्वर्ड जो ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत ज्यादा है, और वो जो प्रोफेसर था वो भी आईआईटी नहीं था। सो नेटवर्क की जब बात की जाए तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप, यू नो, मैं सिंगापुर में इडली खा रहा था कहीं पे, आप तंजानिया में थे, अचानक से एक बच्चा आके बोलता है आप क्या, मैं आपके हॉस्टल का हूँ। मैंने कहा यार ये कहाँ पे मिल गया। So widespread network, it's very helpful also. मतलब honestly मुझे नहीं पता विपुल जैसे मदद कर रहे हैं, आई थिंक किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरीके से ऐसे लोगों की मदद करी होगी जस्ट बिकॉज उसने ये बोल दिया होगा कि भैया मैं आईआईटी से हूँ। भाई मैं पहले आईआईटी बॉम्बे में जो हर बैच की एलुमनाई मीट नहीं होती है, वहां पे मैं 10-10 हजार रुपए लेके परफॉर्म करता था, एलुमनाई सेल में चले जाता था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब आप लोग ही हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, कहाँ जाऊं। तो जो अपने गुलमोहर के बाहर ग्राउंड में लगते थे एलुमनाई मीट दिसंबर में, तो वहां पे मैं 4 एलुमनाई मीट ढूंढता था जा के कि 10-10 हजार रुपए मिले यार, घर तो चले। ये सब मैंने किया हुआ है यार। जैसे मैं एक चीज मैंने अमेजोन एकेडमी पे भी देखी कि जो आपने रेगुलरिटी की बात करी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रोज का रोज काम करो, लाइव लेक्चर्स हैं और एक मॉक टेस्ट के बेसिकली लोग बोलते हैं ना कि जो अच्छा प्लेयर होता है वो मैच को अपने दिमाग में एक दिन पहले खेलता है। तो इसी तरह जो मैंने वो चीज देखी कि हर महीने आप अलार्म लगा के 3 घंटे का पेपर दे रहे हो जो आपको 1 साल बाद देना है, तो ऐसे आपने 12 मैच आपको दिमाग में खेलने। तो ये जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके बारे में सर आप ये बताइए कि जो एक मॉक टेस्ट घर पे बैठ के अलार्म लगा के खुद से, हाउ जो रियल टाइम प्रैक्टिस है ना, ये बहुत जरूरी है, ये नेट प्रैक्टिस की जैसा ही है, बिल्कुल रियल टाइम प्रैक्टिस है। आपने अलार्म लगाया और आपने पढ़ा, काम करना, आपने एग्जाम देना शुरू किया, उन 3 घंटे को आपने जिया जो आप जीने वाले हो। अभी इस बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ फील होंगे, ऑब्वियसली वहां भी फील हो सकते हैं। तो ये रियल टाइम प्रैक्टिस है उस एग्जाम की, या नेट प्रैक्टिस है उस एग्जाम की, जो कि बहुत बहुत जरूरी होती है। बाकी अमित सर बताएंगे। और देखिए अगेन मैं इसको फिर से क्रिकेट से रिलेट करूंगा कि मुझे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ मैच खेलना है, तो मेरी प्रैक्टिस भी वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी गली के बच्चे को बुलाया और उसकी 6 बॉल पे 6 छक्के मारे और खुश कि यस अब अपन तैयार हैं, अब अपन तैयार हैं। तो जो ये मॉक टेस्ट है, दिस विल गिव हिम रियल टाइम प्रैक्टिस कि उस 3 घंटे में उसे किस तरह से जूझना है। देखिए सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल दिए हुए टाइम में करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपको 3 मिनट करने के लिए मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए और आप उसे 6 या 7 मिनट में सॉल्व करके खुश हो रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि आपको वो 3 मिनट का 2.5 मिनट में ही कैसे कर पाऊं। तो उसके लिए आपको टाइम बाउंड स्टडी
करनी पड़ेगी, और वो जो टाइम बाउंडनेस है वो आपको इन मॉक टेस्ट से आएगी। जब आप हर 15 दिन में या 1 महीने में जो मॉक टेस्ट देंगे तो यस यू विल गेट द रियल फील। इसमें मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है ना सर, वो भी जो है वो उसी टाइम होनी चाहिए जब रियल एग्जाम होने वाला है। ये एक बार बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिसाइड करती है चीजों को। आपको पता लग रहा है आपको दिन में सोने की आदत पड़ गई है और उस समय ही टेस्ट है, एग्जाम भी उसी समय हो रहा है, अपना रियल वाला IIT-JEE का एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पीरियड में, और तब अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया है कि अपन रात को 12 बजे से और 6 बजे तक पढ़ते हैं, बीच में 2 चाय होती है और 2-3 बिस्किट के पैकेट होते हैं, तो अपना सेट उधर हो चुका है और दिन में अपन को नींद आ रही है। अब मॉक टेस्ट अपन ने दिन में रखा, पता चला अपन को तो नींद आ रही है इस समय, तो आपको ये भी पता लगेगा कि भाई बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही सेट करनी है कि आप एग्जाम दे पाओ। तो थैंक यू गाइस फॉर डूइंग दिस। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हेल्प हो। आई होप आप रेगुलर रहे, IIT-JEE का एग्जाम क्रैक करें। यू कैन फाइंड ऑसम लेक्चर्स फ्रॉम दिस ऑसम टीचर्स एट Amazon Academy। वहां पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, मॉक टेस्ट है और लाइव लेक्चर्स है, तो प्लीज देखिए और फॉलो करिए। एंड आई होप आपका IIT-JEE एग्जाम क्लियर हो और आप टिकट खरीद के मेरे शो में आए।